आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, सिर्फ स्टडी बाय ज्ञान पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। अर्थशास्त्र एक दृष्टि में, भारत की राष्ट्रीय आय, मुद्रा और बैंकिंग, राजस्व, भारत में नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समितियां और विविध। देखिए, इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम। अर्थशास्त्र एक दृष्टि में, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? यानी कि सीमांत भौतिक उत्पादक शून्य होता है। नेक्स्ट है हमारा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है। तो क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कितना भाग लगा? ये लगा हुआ है 52%। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, तो यह दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह है IVRD। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ उपस्थित है? तो कहाँ उपस्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास? तो यह हैदराबाद में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को, यानी कि श्योपुर के मध्य प्रदेश को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो ये बना था यूएनडीपी ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया? तो ये क्या गया? 37.2%। भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस में है सबसे अधिक प्रतिशत गरीबी का? ये है बिहार में। भारत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अल्पविकसित देशों में गरीब का मुख्य कारण है आय में असमानता। कौन सा मानव विकास सूचकांक शामिल नहीं है? तो यह सामाजिक असमानता। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह कर्नाटक की। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO की स्थापना कब हुई? तो ये 1956 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो यह प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था?
तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय आय से, यानी कि हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1867 से लगाकर 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय ₹20 थी। यह सर्वप्रथम अभिविश्चित किया दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा और बैंकिंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। हवाला क्या है? तो हवाला है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है, वह कहलाती है मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना हुई इसकी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है इसका मुंबई। कार्यकाल है 3 वर्ष। राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949। ₹1 के नोट पर हस्ताक्षर किए थे वित्त सचिव के। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष में प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य है। भारतीय रिजर्व RBI बैंक है केंद्रीय बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एंड बाजार सोना चांदी सराफा से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में करा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो वह है लेनदार। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ 1806 ईस्वी में। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो ये रहना चाहते 115 करोड़ रुपए का मूल्यांकन स्वर्ण कोष रहना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस दिए जाते हैं RBI द्वारा। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुंबई में। ₹10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं, जो ₹10 के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं ये होते हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह है देवास में। देवास में स्थित है बैंक नोट प्रेस। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो यह है यूके। यूके में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया कोच्चि में, यानी कि तैरता हुआ ATM। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है?
तो यह 200 करोड़ रुपए। तो यह 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक दर की परिवर्तन प्रभावित होती है ब्याज की बाजार दर। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? तो यह विदेशी संस्थागत निवेश। यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति की। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो ये हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में स्थापित हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये कब किया गया? ये किया गया है 1949 में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में, यानी कि LIC की स्थापना जो की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो यह रिजर्व बैंक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साक्ष्य सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि का। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1949 में। 1 रुपए के नोट के हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो ये हुई है 1982 में, यानी कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1982 में। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये की जाती है RBI के द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह वित्त मंत्रालय। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ये बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्रेजरी बिल। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए किससे प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं? तो देते हैं ग्राम निवासियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता? तो ये रहता 3 महीने के समय तक। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो यह 1 लाख रुपए। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये थे RBI के गवर्नर। टीजर ऋण क्या है? तो यह बैंकों द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर। धन शोधन क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? तो यह IRDA। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। ये बैंकिंग लोकपाल जो करता है ये करता है बैंक ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्राप्त करता है भारतीय रिजर्व बैंक। वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा राजस्व। राजस्व जो है ये इससे ही रिलेटेड टॉपिक है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो यह हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजन।
भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता सीमा शुल्क में। कराधान एक उपकरण है, तो यह राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में नियोजन। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये योजना आयोग की जिम्मेदारी है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूचना का। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1951 ईस्वी में, ये इसका शुभारंभ हुआ है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? ये हुई 1938 ईस्वी में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो ये थी द्वितीय। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो किसने बनाई थी? यह थी चतुर्थी योजना। तो ये बनाई थी चतुर्थ योजना। भारत में योजना का गठन हुआ मार्च 1950 में। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया? तो ये कर दिया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे अरविंद पनगडिया। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है WTO। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व में कुल निर्यात व्यापार का 2% है। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? तो ये होता है रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है विदेशी विनिमय को। भारत के आयात का अधिकतर भाग कहाँ से आता है? तो ये आता है ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो ये की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ के द्वारा व्यय की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? तो यह नोएडा में। भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो ये होती है चाय। अगला टॉपिक है हमारा समितियाँ। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदरराजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से था।
भूतलिंगम समिति संबंधित है बेट से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से संबंधित था। चेलैया समिति का किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो ये की गई थी प्रत्यक्ष कर में। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? तो यह था भुगतान संतुलन घाटा से। चेलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? तो ये की थी राज समिति ने। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो यह शेरों से। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है लाइन्स समिति। अगला टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है, देखिए फ्रेंड्स ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये, तो चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक। विविध भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो? तो वो 1000 से अधिक हो। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया, ताइवान को। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है, तो यह सर्व शिक्षा योजना। किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो ये की गई हिमाचल प्रदेश द्वारा। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। भारत के शहरों के गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई राजीव आवास योजना शुरू की गई है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो ये थे जर्मनी के। कार्ल मार्क्स जर्मनी देश के थे। और देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह RF 200 से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है 500 रुपये कर दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी बाय ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे GK GS करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।